नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टेरिया पर। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सेकंड वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि इस सभ्यता से जुड़े हुए प्रमुख स्थल और वहां से मिले हुए प्रमुख साक्ष्य। इसी के साथ ही साथ इतिहासकारों के विभिन्न मतों को भी देखेंगे कि इसके पतन में विभिन्न इतिहासकारों का क्या मत रहा है। तो दोस्तों चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, छोटी से छोटी जानकारी आपके बहुत काम आ सकती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को देखें तो उसमें सबसे पहला नाम हड़प्पा का आता है। दरअसल दोस्तों, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में पड़ता है। दोस्तों, अगर हम हड़प्पा की बात करें तो यह मोहनजोदड़ो से 640 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, पिग्गट जो कि एक प्रमुख इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, इन्होंने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को इस सभ्यता की जुड़वा बहन के रूप में बताया है। दरअसल दोस्तों, इसका प्रमुख कारण ये है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सामरिक और व्यावसायिक रूप से इस सभ्यता की लीड रहे हैं और इन्हीं से ही इस सभ्यता का संचालन प्रमुख रूप से देखा गया है। इसके पश्चात दोस्तों, अगर हम इसके स्थिति की बात करें तो यह रावी नदी के बाएं तट पर पड़ता है। दोस्तों, यह रावी नदी के बाएं तट पर इसका अस्तित्व था। और दोस्तों, इसके पश्चात अगर हम यह देखें कि इस नगर की खोज किसने की है तो दोस्तों दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। दरअसल दोस्तों, दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की थी, जिसका प्रमुख कार्यभार दयाराम साहनी ने ही उठाया था और इस नगर की खोज का प्रमुख से दयाराम साहनी को ही दिया जाता है। दोस्तों, इसके पश्चात अगर हम देखें तो इस नगर से ताबीज के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे और तमाम प्रकार के धर्मों अंधविश्वास पर इनका विश्वास रहा होगा। इसके पश्चात दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ से तांबे की मानव आकृतियाँ भी पाई गई हैं। दरअसल दोस्तों, इस अवधि में तांबा, कांसा और टिन जैसे ही धातु तैयार किए गए थे। दरअसल दोस्तों, कांसे की अगर हम बात करें तो वह तांबा और टिन इन दोनों का मिश्रण ही कांसा कहलाता है। और दोस्तों, इससे जुड़ी हुई कई आकृतियाँ इस सभ्यता में देखने को मिलती हैं। यहाँ से ही एक R37 नामक एक कब्रिस्तान भी मिलता है। दरअसल दोस्तों, आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शवों को जलाने की अपेक्षाएं उसे दफनाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे और अधिकतर जगहों से शवों को दफनाने की प्रक्रिया देखी गई है। दोस्तों, इसके पश्चात यहाँ से गधे की हड्डी के भी साक्ष्य पाए गए हैं। दोस्तों, इन्होंने अपने दैनिक जीवन में गधे को भी इस्तेमाल किया होगा, उसका प्रयोग किया होगा, जिससे वहाँ पर गधे की हड्डियों के ढांचे प्राप्त हुए हैं, जिससे यह पता चलता है कि यह हो सकता है कि सामान ढोने के लिए गधे का प्रयोग किया गया हो। और दोस्तों, यहाँ से 16 ताम्र भट्टियाँ भी मिलती हैं। दरअसल दोस्तों, 16 ताम्र भट्टियाँ मतलब 16 तांबे की भट्टियाँ मिलती हैं, जिसका इन्होंने विभिन्न या किसी अनुष्ठान या किसी यज्ञ में इन्होंने इसका इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों, इनके दुर्गों पर प्राचीर देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों, अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वह 2 भागों में विभाजित थे, जिसमें से एक भाग हो जाता है दुर्ग और दूसरा भाग हो जाता है निचली जनता मतलब या आम जनता, जिसमें से इनमें रक्षा प्राचीर लगाई जाती है, जिससे कि ब्रह्म आक्रमण या फिर महामारी, बाढ़ इन जैसे चीज़ों से बचा जा सके। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो में दुर्ग पर प्रमुख रूप से रक्षा प्राचीर लगाई गई है और निचले नगर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो दोस्तों, इसके पश्चात चलिए हम मोहनजोदड़ो के विषय में बात करते हैं। तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो जैसा कि आपको पता है यह नगर भी पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में पड़ता है। दोस्तों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये जो प्रमुख नगर हैं ये पाकिस्तान में ही पड़ते हैं। और अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और दोस्तों, अगर हम भारत में देखें कि सिंध सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है तो दोस्तों राखीगढ़ी। जैसा कि आपको पता है राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है और यही भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। और दोस्तों, इसके तहत अगर हम अगली चीज़ देखें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है। दरअसल दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो कि सिंध प्रांत में है, यह सिंधु नदी के दाएं तट पर पड़ता है और यह पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। दोस्तों, इसे मटकों का टीला भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, इसे मटकों का टीला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह 7 बार बना है, 7 बार उजड़ा है। दरअसल दोस्तों, इसका प्रमुख कारण यह हो सकता है कि कई बार हो सकता है महामारी फैल गई या कई बार बाढ़ आ गई हो, तो इससे एक बसी बसाई बस्ती उजड़ जाती थी बार बार और वह पुनः बसती थी। इसके कारण इसे मटकों का टीला कहा गया। इसके पश्चात दोस्तों, यहाँ से एक बृहद स्नानागार भी पाया गया है,
जो जिप्सम और बिटुमिनस नामक जल रोधी तत्वों का बना हुआ था। दरअसल दोस्तों बृहद स्नानागार बनाने का मुख्य से यही था कि पानी भंडारण हो पाए और पानी का रिसाव रोका जा सके। दरअसल दोस्तों इसका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग स्नान में और अन्य गतिविधियों में इसका इस्तेमाल करते थे, जिसके तहत जो बचा हुआ जल होता था उसको कृषि गतिविधियों में भी प्रयोग में लाया जाता था, जिससे यह पता चलता है कि ये संसाधनों का प्रमुख इस्तेमाल करते थे, उसे प्रयोग में लाते थे। दोस्तों यहाँ से ही पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई। दरअसल दोस्तों इनके देवताओं को अगर हम देखें तो उसमें पशुपतिनाथ की मोहर की भी पूजा करते थे। तो दोस्तों यहाँ से मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है। और दोस्तों कांसे की नर्तकी भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई। दरअसल दोस्त काले रंग की एक कांसे की नर्तकी थी जो मोहनजोदड़ो में खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। और दोस्तों चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं पाए गए हैं। तो दोस्तों चांदी से जुड़े हुए जितने भी आभूषण थे वो सभी यहीं से पाए गए हैं। दोस्तों अगर हम चांदी से जुड़ा हुआ एक प्रमुख आभूषण देखें या मुकुट देखें तो दरअसल वो दोस्तों कुणाल में पाया गया। दरअसल दोस्तों कुणाल इस सभ्यता का एक अंग था जो भारत में देखने को मिलता है। कुणाल नगर भारत में बसा हुआ है। तो दोस्तों अगली चीज़ को देखते हैं तो यहाँ से 20 खंभों का भवन भी मिला है। दरअसल दोस्तों अगर हम भवन गतिविधियों के क्षेत्र में देखें तो इन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली थी और इन्होंने कई भवनों का भी निर्माण किया था, जिसमें से एक 20 खंभों का भवन देखने को मिलता है। दोस्तों इसे रेगिस्तान का बगीचा भी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों सिंध प्रांत में होने के कारण जो रेगिस्तान क्षेत्र से थोड़ा पृथक था, इसीलिए इसे रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल और अन्य संसाधन आसानी से मिल जाया करते थे। दोस्तों यहाँ पर पुरोहितों के आवास भी देखने को मिले हैं। दरअसल दोस्तों जैसा कि आपको पता है बासम ने इसे पुरोहितों का शासन बताया था। दोस्तों पुरोहितों का आवास मिला है जो उनकी बात की पूरी तरह पुष्टि करता है। दोस्तों मोहनजोदड़ो को आध्यात्मिक नगर के रूप में जाना गया है। दरअसल दोस्तों अगर हम धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो मोहनजोदड़ो एक आध्यात्मिक नगर के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ से ही सुमेरियन सभ्यता की नाव देखने को मिलती हैं। दरअसल दोस्तों सुमेरियन सभ्यता एक सभ्यता थी जो मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत विकसित थी। सुमेरिया सभ्यता की नावें जो हैं इस सभ्यता में देखने को मिलती है, जिससे आप पता चलता है कि इन्होंने अन्य सभ्यताओं से आयात किया होगा, निर्यात किया होगा या उनसे व्यापार की दृष्टिकोण से काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। शिलाजीत को औषधि के रूप में प्रयोग करते थे। दरअसल दोस्तों इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी असाधारण प्रगति कर रखी थी और दोस्तों ये शिलाजीत को औषधि के रूप में प्रयोग किया करते थे। दोस्तों यहाँ से ही तांबे का हेयर पिन मिला है जो मुख्यतः औरतों के केसों के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। इसके पश्चात दोस्तों चलिए हम कालीबंगा नगर के विषय में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों कालीबंगा नगर दुर्ग और नगर दोनों में प्राचीर होती थी। दोस्तों कालीबंगा नगर एक ऐसा नगर था कि जिसमें दुर्ग और नगर दोनों में रक्षा प्राचीर देखने को मिलती है। दोस्तों कालीबंगा नामक नगर की खोज कमलानंद घोष ने की है और यह गंगानगर जिला राजस्थान में पड़ता है। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा होगा गंगानगर जिला जो कि राजस्थान में पड़ता है एक समय पर यह पूरी तरीके से रेगिस्तान में बदल चुका था, परंतु हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर जिसकी लंबाई 468 किलोमीटर है, इसने जो राजस्थान को भी अपने जल से लाभान्वित करती है, इसने इस नगर को, इस ज़िले को पूरी तरीके से हरित क्रांति का एक पर्याय बना दिया है, जिसके कारण आज यहाँ पर जल संसाधन ठीक या पर्याप्त रूप में पाए जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों यह घग्गर नदी सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था और दोस्तों जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में सरस्वती नदी का भी अस्तित्व नहीं है, यह ज़मीन के नीचे प्रायः विलुप्त हो चुकी है। दरअसल दोस्तों इसके पश्चात अगर हम अगली चीज़ को देखें तो हड़प्पा नगर की इसे तीसरी राजधानी कहा जाता है। दोस्तों इसके अन्य सामरिक महत्व और व्यावसायिक महत्व को देखते हुए इसे हड़प्पा नगर की तीसरी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों अगर हम अन्य चीज़ों को देखें तो यहाँ पर जालीदार जुताई देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों जालीदार जुताई वह जुताई होती है जिसमें दो से अधिक फसलों को एक साथ खेती करा जाता है। मतलब दोस्तों एक मिश्रित खेती होती थी। इस प्रकार की खेती होती थी जिसमें से एक तरफ हम अन्य खेती करते हैं और दूसरे ब्लॉक में हम दूसरी खेती करते हैं, और जो इनका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात था वह 90:30 में था। और दोस्तों यहाँ से लकड़ी की बनी हुई नालियाँ भी प्राप्त हुई। दोस्तों अगर हम अन्य जगह पर देखेंगे तो नालियों को पक्का बनाया गया और रोडों को एक तरह से कच्चा बनाया गया है, परंतु यहाँ पर देखेंगे तो लकड़ी की नालियाँ बनाया गया, मतलब यहाँ पर जल निष्कासन को पूरी तरीके से महत्व दिया गया है।
और दोस्तों इन्होंने सड़क को पक्का करने के भी साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। मतलब यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने इन गतिविधियों में अपने आप को काफ़ी विकसित किया था और सड़क को भी पक्का करने की चेष्टा की थी। दोस्तों यहाँ से एक युगल समाधान मिलता है और अंडाकार कब्रें मिलती है। दरअसल दोस्तों हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ये लोग जलाने की अपेक्षा दफनाने में ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो युगल समाधान और अंडाकार कब्रें कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। दोस्तों भूकंप के प्राचीनतम प्रमाण हमें कालीबंगा से देखने को मिलते हैं और ऊँट के हड्डियों के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य जिससे आप पता चलता है कि इन्होंने ऊँट को भी अपने दैनिक जीवन में कार्यों के लिए प्रयोग किया होगा। दोस्तों यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों इनके ईंटों का एक निश्चित अनुपात होता था 1:2:4, जिसमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ध्यान रखते थे और दोस्तों यहाँ से ही अलंकृत ईंटों का प्रयोग देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि इसके पश्चात जो पनपती है वैदिक सभ्यता वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो नगरीय सभ्यता के अंतर्गत इन्होंने वे सभी चीज़ों का ध्यान रखा जो कि एक नगरीय सभ्यता होने के लिए योग्य होती हैं। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ से एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मतलब शल्य चिकित्सा भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों इन लोगों ने शल्य चिकित्सा के भी क्षेत्र में काफ़ी प्रगति कर ली थी और इन्होंने बालक की खोपड़ी में सर्जरी की थी, जिससे 6 छेद वहाँ पर बाद में साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए। दोस्तों इसके पश्चात चलिए हम लोथल के विषय में चर्चा करें, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसकी खोज SR राव ने की थी और यह भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। दोस्तों इसे द्वितीय हड़प्पा और बंदरगाह नगर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये जो बंदरगाह था यहाँ से हम तमाम तरह के आयात निर्यात करते थे और विश्व व्यापार का एक यह प्रमुख बंदरगाह था और इसकी लंबाई चौड़ाई तो हम देखें तो यह 214x36 मतलब कि 214 इसकी लंबाई होती थी और 36 इसकी चौड़ाई होती थी। और दोस्तों यहीं से ही रंगाई कुंड के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। तो मतलब दोस्तों इन्होंने रंगाई के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति की थी, जिससे लोथल में रंगाई कुंड के साक्ष्य देखने को मिले हैं। और यहीं से ही चतुर्भुजकार अग्निवेदिकाएँ देखने को मिलती हैं। चतुर्भुजाकार अग्निवेदिकाएँ देखने को मिली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि ये लोग यज्ञ और अनुष्ठान जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। गौरिल्ला की मरण मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है, जो कि मिट्टी की बनी हुई थी और मम्मी के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों मम्मी के साक्ष्य की अगर हम बात करें तो यह एक प्रकार का लेप होता है कि जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात उसको उस लेप या उस पिरामिड में रखा जाता है, जिसके कारण वह विशेष समय तक सुरक्षित रहती है। दोस्तों चालाक लोमड़ी का चित्र भी देखने को यहीं से मिलता है। दरअसल दोस्तों अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यह क्वेश्चन कई हद तक देखने को हमें मिलते हैं। और दोस्तों प्रशासनिक भवन भी लोथल से ही देखने को मिलते हैं, मतलब इन्होंने एक प्रशासनिक ढांचा भी तैयार कर रखा था। और हाथी दांत की पटरी, इन्होंने दोस्तों हाथी के दांत की पटरी का निर्माण किया, जिसका ये विभिन्न प्रकार के मापन में कार्य में लिया करते थे। और चावल के साक्ष्य भी यहीं से देखने को मिलते हैं। दरअसल दोस्तों लोथल और रंगपुर जैसे क्षेत्र जो कि समुद्र के तट पर होते थे, तो यहाँ पर पानी की उचित मात्रा प्राप्त होती थी। तो दोस्तों यहीं से इन्होंने चावल की खेती भी करना प्रारंभ किया। तो दोस्तों लोथल के तट पर चावल के साक्ष्य भी देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात चलिए दोस्तों हम धौलावीरा के विषय में चर्चा करें। तो दोस्तों धौलावीरा JP जोशी द्वारा इसकी खोज की गई थी और यह मानसल नदी के किनारे पड़ता है। यह नगर एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें से एक भाग तो आपका दुर्ग हो जाता है, दूसरा भाग आपका हो जाता है निचली जनता और एक बीच में तीसरा भाग पड़ता है जो इन दोनों का एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ पर मीडियोकर्स का यहाँ पर क्षेत्र रहता है। तो दोस्तों लेकिन इसमें भी सिर्फ दुर्ग में ही रक्षा प्राचीर देखने को मिलती है, अन्य सब बिना रक्षा प्राचीर के थे। और यहीं से ही सफ़ेद रंग का कुआं देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा जल भंडारण के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी प्रगति कर ली थी और ये जल के महत्व को समझते थे और इन्होंने सफ़ेद रंग का कुआं भी यहीं से पाया गया और 16 जलाशय भी यहीं पाए गए, जो जल भंडारण के लिए एक उदाहरण के रूप में सिद्ध होते हैं। दोस्तों नेवले की मूर्ति भी यहीं से देखने को मिलती है और दोस्तों यहाँ से ही 10 से 12 अक्षर वाली एक सूचना पट्ट मिलती है, जिसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 27x27 के अनुरूप थी। दोस्तों सूचना पट्ट मिलती है, इसमें 10 से 12 अक्षर आते हैं, जिसका प्रयोग विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को क्रियान्वयन में किया जाता है और इसमें बूस्टोफेरेंस स्क्रिप्ट में लिखा गया है, गौमूत्रिका लिपि में इसमें लिखा गया है। इसके पश्चात चलिए दोस्तों हम रोपड़ के विषय में चर्चा करें। तो रोपड़ दरअसल रूपनगर यह दोस्तों पंजाब में पड़ता है, वर्तमान में इसकी यथास्थिति पंजाब में है और दोस्तों यह सतलज नदी के किनारे पर पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खोज की गई थी।
दोस्तों रोपड़ की प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर आदमी के साथ कुत्तों को भी दफनाया गया है। मतलब यहाँ पर आदमी के जो समाधान था उसमें कुत्तों को भी रखा गया, उसमें कुत्तों को भी इंक्लूड किया गया है। और दोस्तों इसकी खोज जो है आज़ादी के पश्चात हुई थी। तो दोस्तों रोपड़ से जुड़ी हुई हमने ये प्रमुख इन्फॉर्मेशन देख ली। इसके पश्चात चलिए दोस्तों हम बनावली के विषय में देखें। दरअसल दोस्तों बनावली हरियाणा राज्य में पड़ता है और यहाँ से मिट्टी का हल देखने को मिला है। तो दोस्तों बनावली से मिट्टी का हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात चलिए दोस्तों हम रंगपुर के विषय में चर्चा करें। तो दोस्तों रंगपुर की खोज जो है SR राव द्वारा की गई। दरअसल दोस्तों SR राव ने 2 नगरों की खोज की थी जिसमें रंगपुर और लोथल प्रमुख हैं। और इसी के साथ ही चावल, धान और भूसी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए। दरअसल दोस्तों आपको इससे पहले बताया गया है कि रंगपुर और लोथल या समुद्र तट पर होते थे जिससे पर्याप्त मात्रा में जल प्राप्त हो जाया करता था, जिससे ये सारी खेती हो जाया करती थी। इसके पश्चात दोस्तों हम आलमगीरपुर के विषय में चर्चा करें। तो दोस्तों इसकी स्थापना या इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी और यह हिंडन नदी के किनारे पड़ता है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि यह जो नगर है आलमगीरपुर या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है सबसे, और यहाँ पर सूती कपड़ों के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम सेजदी के विषय में चर्चा करें। तो सेजदी से हाथ अवशेष देखने को मिलते हैं। और इसके पश्चात आइए हम नौसारों को देखते हैं। तो नौसारों से मरणासन नारी के माथे पर सिंदूर देखने को मिलता है। तो दरअसल दोस्तों यहाँ से पता चलता है कि ये लोग धार्मिक प्रविष्टियों से पूरी तरह जुड़े हुए थे और यहाँ पर मरणासन नारी के माथे पर सिंदूर के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम चन्हूदड़ों को देखते हैं। यह भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगरों में से एक है। दोस्तों चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है और इसकी खोज MG मजूमदार द्वारा की गई है और यहीं से ही रंजन शलाका भी प्राप्त होता है। दरअसल दोस्तों रंजन शलाका का मतलब है लिपस्टिक, जो वर्तमान समय में लिपस्टिक के रूप में प्रचलित है। रंजन शलाका का मतलब वही है। इसके पश्चात दोस्तों वक्राकार ईंटें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। गुड़िया मनके मिट्टी की मोतियों का बना हुआ माला। दरअसल दोस्तों गुड़िया मनके एक माला होता था जिसकी मोतियाँ मिट्टी की बनी हुई होती थी, तो वो भी चन्हूदड़ों से प्राप्त हुई हैं। इसके पश्चात दोस्तों पक्की मिट्टी की नालियाँ भी यहीं से देखने को मिलती है और स्याही दवात के साक्ष्य भी चन्हूदड़ों से देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह सभ्यता काफ़ी एक औद्योगिक रूप से भी काफ़ी विकसित थी और यहाँ पर कई प्रकार की विकसित गतिविधियाँ देखने को भी मिलती हैं। दोस्तों इसके पश्चात आइए हम राखीगढ़ी की चर्चा करें। तो दोस्तों राखीगढ़ी भी भारत में ही पड़ता है और यह दोस्तों भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर के रूप में प्रचलित है। दोस्तों यह घग्गर नदी के किनारे पड़ता है जिसकी खोज सूरजभान ने की थी। इसके पश्चात दोस्तों चलिए हम कुड़ाल को देखें। तो कुड़ाल दोस्तों यह एक ऐसा नगर है जहाँ पर चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब दोस्तों यहाँ पर चांदी का मुकुट प्राप्त हुआ है। और इसके पश्चात दोस्तों कागिंडोर को देखते हैं। तो दोस्तों यह बलूचिस्तान में पड़ता है और दोस्तों यह सबसे पश्चिमी किनारा इस पूरी सभ्यता का, और इसकी खोज आर्यलिस्टीन ने की थी और यह हड़प्पा सभ्यता का चौराहा के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात दोस्तों हम डाबरकोट को देखेंगे। तो यह भी बलूचिस्तान में ही पड़ता है। इसकी खोज भी आर्यलिस्टीन ने की थी। दोस्तों इसके पश्चात चलिए हम कुछ नगरों को देखते हैं जो गुजरात में पड़ते हैं। दरअसल दोस्तों गुजरात को मैंने यहाँ 2 भागों में बांटा है, जिसमें से एक भाग आपका हो गया कच्छ का रण और दूसरा भाग हो गया खंबात की खाड़ी, जिसमें से हम देखेंगे कच्छ के रण में कौन कौन से नगर पड़ते हैं और खंबात की खाड़ी में कौन कौन से नगर पड़ते हैं। तो दोस्तों कच्छ के रण के अगर हम नगर देखें तो उसमें से धौलावीरा, सुरकोटदा और बिलासपुर प्रमुख हैं। और खंबात की खाड़ी के अगर प्रमुख नगर देखें तो उसमें रंगपुर, लोथल, राजदी, कुंतासी, मेघम और प्रवास पाटन ये प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। इसके पश्चात दोस्तों 1750 ईस्वी तक इस सभ्यता के पतन के चिन्ह दृष्टिगोचर होने लगे। इतिहासकारों ने इसे विभिन्न तरीकों से व्याख्यायित किया। दरअसल दोस्तों 1750 ईस्वी दरअसल आधुनिक रूप से इसके पतन का एक टाइम पीरियड है जिसमें विभिन्न इतिहासकारों ने अपने विभिन्न मत देखे हैं। तो चलिए इसके पश्चात हम उन इतिहासकारों के मत देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मार्शल मैके और SR राव के मत को देखें तो इन तीनों ने बाढ़ को बताया। दरअसल दोस्तों मार्शल मैके और SR राव ने बताया कि एक बाढ़ आ जाती है जिसके कारण इस सभ्यता का पूरी तरह पतन हो जाता है और यह इस सभ्यता का विनाश हो जाता है। उसके पश्चात दोस्तों अगर हम माधव स्वरूप वस्त को देखें तो माधव स्वरूप वस्त ने बताया कि रावी नदी की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो रावी नदी की दिशा जैसा कि हमने सिंधु नदी तंत्र में पढ़ा हुआ था कि रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है एक प्रकार से, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो जाता है। तो माधव स्वरूप ने यह बताया कि रावी नदी की दिशा में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन देखने को मिलता है।
दोस्तों इसके पश्चात हम एम.आर. साहनी और राइट्स को देखेंगे। तो इन्होंने बताया प्लेट टेक्टोनिक्स। दरअसल दोस्तों एम.आर. साहनी और राइट्स ने यह कहा कि प्लेट टेक्टोनिक्स मतलब कि प्लेटों की आंतरिक गतिविधियों के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। और दोस्तों अगर हम कमलानंद घोष और आर.एल. स्टीन को देखें तो इन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन मतलब यहाँ के लोगों की जो जलवायु थी उसके प्रतिकूल जो जलवायु बन गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोग उसको सहन नहीं कर पाएँ और उनका पतन धीरे धीरे होने लगा। और उसके पश्चात आइए हम पी.आर. सर्विस को देखें तो इन्होंने कहा कि पारिस्थितिकी असंतुलन मतलब कि यहाँ की पारिस्थितिकी में असंतुलन आ गया था, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कैनेडी को देखें तो कैनेडी ने बताया कि इस सभ्यता का पतन महामारी के दौरान हुआ। दरअसल दोस्तों उस समय महामारी भी काफ़ी फैलती थी, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने उसका एक उपचार ढूंढ रखा था। जैसे कि ये लोग औषधि के लिए शिलाजीत का प्रयोग करते थे और मलेरिया नामक बीमारी का यहाँ से एक साक्ष्य मिलता है, जिससे भी इन्होंने प्रमुख रूप से निवारण उसका ढूंढ लिया था। कैनेडी ने कहा कि यहाँ पर एक प्रमुख महामारी आ गई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो जाता है। इसके पश्चात दोस्तों गार्डन, व्हीलर और पिगट ने बताया कि आर्यों के आक्रमण से इस सभ्यता का पतन हो गया। दरअसल दोस्तों हमको पता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसके मूल निवासी द्रविड़ थे, परंतु जो वैदिक सभ्यता आती है उसके मूल निवासी आर्य थे। तो दोस्तों गार्डन, व्हीलर और पिगट ने यही बताया कि जो आर्यों ने आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप इन लोगों का पतन हो जाता है और यह सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। इसके पश्चात वैदिक सभ्यता अपना रूप स्थापित करती है। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हमने सभी फैक्ट्स देख लिए कि किस प्रकार किन नगरों की खोज होती है, उसमें कौन से साक्ष्य मिलते हैं, विभिन्न इतिहासकारों का विभिन्न मत देख लिया और सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सारी गतिविधियाँ हमने देख ली, सारी की स्थितियाँ हमने देख ली। तो मेरी समझ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रॉपर लेक्चर आपके लिए कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों इसके पश्चात मैं एक टेस्ट वीडियो लाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी को एक नया मोड़ मिल जाएगा, आपकी तैयारी को एक दिशा मिल जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले अलग अपडेट्स और न्यू क्वेश्चन और एक प्रॉपर वे आपको मिल जाए और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए कि कैसे आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं। तो इसी के साथ